हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेन सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल। ये फाइल जो हमारे प्रोजेक्ट का है सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होता है, जहाँ पे बहुत सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल स्टोर्ड होते हैं, या तो आप कह सकते हैं डिफाइन होते हैं, जहाँ से कि जेंगो अपने सेटिंग्स से जाके सर्च करता है उस वेरिएबल को और उसको अपने यूज़ के लिए यूज़ करता है। ठीक है, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि एक्सप्लेनिंग इनिट डॉट पी वाई, डब्ल्यू एस जी आई डॉट पी वाई और ए एस जी आई डॉट पी वाई, जहाँ पे हमने हर एक का कोड देखा था कि वो कैसे वर्क करता है और उसका क्या यूज़फुल है। तो आज हम देखने वाले हैं कि सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में क्या क्या कोडिंग की हुई होती है और उसका क्या क्या यूज़ आता है हमारे प्रोजेक्ट में, जब हम इसे अच्छे से एक नए प्रोजेक्ट की ओर जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे तो इसका और डिटेल वे में हम आपको बताते चलेंगे कि इसका क्या यूज़ आने वाला है। जैसे कि आप देखेंगे इस ट्यूटोरियल में मैंने हर एक जितना भी इन्वायरमेंट वेरिएबल है सबके बारे में यहाँ पे लिख के रखा है थ्योरी। आप चेक भी कर सकते हैं पंजवानी tutorials.com पे जाके। आपको कहाँ जाना है, जैसे मैं होम पे हूँ सबसे पहले, तो ये पंजवानी ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट है। आपको जाना है जेंगो ट्यूटोरियल वाले सेक्शन में। जैसे ही आप जेंगो ट्यूटोरियल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये सारे टॉपिक। आपको एक्सप्लेन सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल को चेक करना है, तो आपको ये सारा मिलेगा, जितने भी इन्वायरमेंट्स वेरिएबल है सबके बारे में कि उसका क्या क्या यूज़ है। ठीक है, मैं आपको अपनी फाइल भी दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कि उसके सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में क्या क्या है। तो आप देखेंगे ये सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल है, हमने पाइथन ओपन कर लिया था पहले ही। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम पाथ लीव इम्पोर्ट पाथ। तो ये पहले क्या होता था, यहाँ पे इम्पोर्ट ओएस होता था, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल जो होता है उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था। अब यहाँ पे पाथ लिब से पाथ को इंपोर्ट किया गया है और इस पाथ को यूज़ करके हम क्या करते हैं, बेसिक डायरेक्टरी वगैरह जो होता है इस पाथ के थ्रू हम उसको सेट करके बताते हैं कि जो हमारा किसी भी फोल्डर का लोकेशन कैसे सेट करना है। तो आप इस पाथ को भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इम्पोर्ट ओएस डाल के भी आप अपने पाथ को सेट कर सकते हैं किसी भी फोल्डर किसी भी डायरेक्टरी का। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले जो हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो सबसे पहला है बेस डी आई आर। ये क्या बताता है, ये बताता है आपका कि जो आपके मेन प्रोजेक्ट है उसका बेस डायरेक्टरी क्या है। जैसे हमारे प्रोजेक्ट का बेस डायरेक्टरी हो गया ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर का पूरा पार्ट ये बेस डी आई आर पे आता है। इसका लोकेशन ये है, मैनेज डॉट पी वाई जहाँ पे भी हो वो आपका बेस डी आई आर होता है। तो ये इस तरह से आप पाथ सेट कर सकते हैं बेस डी आई आर का, जहाँ पे आपको पाथ अंडरस्कोर फाइल, इस तरह से हम पाथ वाले फंक्शन में डालते, फिर यहाँ लिखते रिजॉल्व पैरेंट डॉट पैरेंट। तो इस तरह से हमें क्या होता पता चल जाता कि वो बेस डायरेक्टरी का वो लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट में काम आता है जब मुझे बेस डायरेक्टरी का लोकेशन पता करना हो, तो हम बस इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमें पर्टिकुलर लोकेशन बता देता है। फिर आप देखेंगे सीक्रेट की, है ना, सीक्रेट की क्या यूज़ आता है, हर एक जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट होंगे उनके लिए सभी प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जहाँ पे आपको नीड हो रहा है किसी सीक्रेट की या तो किसी यूनिक की, तो आप इस सीक्रेट की को यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं इस इन्वायरमेंट वेरिएबल से। वैसे अगर आपने इनमें से कोई भी डेटा को चेंज कर दिया तो ये पर्टिकुलर वर्क नहीं करता आपका जो रन सर्वर है। ठीक है, वैसे इसका जो यूज़ आएगा ये सबसे ज़्यादा यूज आता है प्रोडक्शन में, तो इसको आपको क्या करके रखना पड़ता है, हाइड करके रखना पड़ता है। ये आपका सीक्रेट की होता है, अगर आपने इसे पब्लिकली किया तो ये आपकी सिक्योरिटी इशू हो सकता है। ठीक है, तो ये सीक्रेट की हो गया। जैसे आप देखेंगे फिर उसके बाद है अलाउड होस्ट, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया अलाउड होस्ट के बारे में। इसका यूज़ क्या है कि ये जो आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल है इसमें हम क्या करते हैं कि अपने होस्ट का नेम लिखते हैं। जैसे कि आप अपने प्रोजेक्ट को किसी को एक्सेस दे रहे हैं, या तो हमारा प्रोजेक्ट का कोई एपीआई एक्सेस कर रही है, तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट का पूरा डोमेन नेम डालना पड़ता है। यानी कि हम उसे अलाउड करते कि तुम हमारे प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हो या तो उस पर हिट कर सकते हो अपने यूआरएल से। तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अलाउड होस्ट के बहुत सारे रूल भी होते हैं कि जैसे कि डॉट कॉम आपने लिख दिया तो वो सारे डॉट कॉम को अवेलेबल करवा देता। जैसे अब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम लिख दिया तो अब डॉट के आगे जितने भी हैं वो सबके लिए वैलिड हो जाता है। या तो अगर आपने यहाँ पे स्टार लिख दिया तो ये सबके लिए वैलिड हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा स्टार यूज़ नहीं करते, जिस जिस वेबसाइट को मुझे एक्सेस देना होता हम यहाँ से देते और वो हमारे एपीआई वगैरह को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये अलाउड होस्ट होता है कि दूसरी जो डिफरेंट वेबसाइट है या तो आप अपनी खुद की वेबसाइट का भी एक्सेस यहाँ पे डालते हैं अलाउड होस्ट पे। फिर यहाँ पे डीबग इक्वल टू ट्रू। डीबग इक्वल टू ट्रू का क्या यूज़ है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे आप देखेंगे तो डीबग इक्वल टू ट्रू, ये इसका क्या यूज़ है। डीबग इक्वल टू ट्रू क्या करता, अगर ये ट्रू है
जैसे हम डेवलपमेंट करते तो अगर यहाँ पे अगर मेरा डीबग ट्रू रहता तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉपर वे में मुझे कोई भी एरर वगैरह जनरेट करके देता, वो हमारे कोड को डीबग करता, मुझे बताता कि किस लोकेशन पे क्या एरर है। पर जब प्रोडक्शन मोड में जाएगा, जैसे कि जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पे डीबग को फॉल्स करना पड़ता, क्योंकि यूजर को हमारे कोड से कोई लेना देना नहीं होता, एरर से कोई लेना देना नहीं होता, तो हम उसे क्या करते, फॉल्स कर देते। तो हम इसे डेवलपमेंट में यूज करने के लिए ट्रू करके रखते हैं डीबग को। ठीक है, इसके बाद आता है इंस्टॉल्ड एप्स। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने डेटाबेस वगैरह लिख के रखा है। इंस्टॉल्ड ऐप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स। इसके बारे में लिखा है कि ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारे सारे इंस्टॉल्ड ऐप, जो भी ऐप वगैरह इंस्टॉल्ड हैं बाय डिफॉल्ट, ये पहले इसका यहाँ पे सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है लिस्ट में। आप देखेंगे तो ये एडमिन है, ऑथ है, कंटेंट टाइप्स है, सेशन है, मैसेजेस है, स्टैटिक फाइल्स है, ये सारा प्री डिफाइन जो कि प्री बिल्ट होते हैं, जो कि जेंगो बना के देता है हमें ये सारे एप्लीकेशन। तो ये सबसे पहले जैसे ही हम इंस्टॉल करते प्रोजेक्ट को तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है। और अगर हम नया एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नाम, जैसे ऐप का नाम दे के हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे जितने भी नया एप्लीकेशन आता जाएगा। इससे क्या होता कि आपके पूरे प्रोजेक्ट लोकेशन को पता होता कि आपके प्रोजेक्ट में कितने एप्लीकेशन है और वो उसको जाके एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट आसानी से एक्सेस होता है यहाँ से भी। ये इंस्टॉल्ड ऐप्स हो गया। अब आ जाते हैं मिडिल वेयर। अब आप यहाँ देखेंगे मिडिल वेयर के बारे में भी मैंने लिखा है कि मिडिल वेयर जो होता है वो सीरीज ऑफ हुक्स होता है, और ये क्या करता है, आपके हुक्स को मैनेज करता है। मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल जो चलती है हमारा, जब हम यूआरएल पे हिट करते हैं तो रिक्वेस्ट जाता और वापस से जो वो हमें रिटर्न करके कुछ देता तो वो रिस्पॉन्स मिलता, तो इन साइकिल को मैनेज करता है मिडिल वेयर्स। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और हमें डिटेल में समझ में आएगा कि मिडिल वेयर किस काम में यूज होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे है रूट यूआरएल कॉन्फ। ठीक है, आप मिडिल वेयर में देख सकते हैं कि ये सारे कोड जैसे ही हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एडेड आता है। ठीक है, अब रूट यूआरएल कॉन्फ में क्या होता कि ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है ये स्टोर करके रखता हमारा जो रूट यूआरएल है, रूट यूआरएल। तो रूट यूआरएल कौन सा होता, तो जहाँ पे settings.py फाइल है उसी में urls.py भी होता। आप देखेंगे settings.py फाइल कहाँ पे है, माई प्रोजेक्ट। जिस डायरेक्टरी में, उसी डायरेक्टरी में जो urls है वो क्या है, आपका रूट यूआरएल है। तो उसका लोकेशन यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है कि ये माई प्रोजेक्ट के यूआरएल्स को यहाँ पे स्टोर करवा दिया तो वो रूट यूआरएल हो गया। हम चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मुझे कोई दूसरे यूआरएल को बताना है कि ये रूट यूआरएल है तो वहीं पे जाके हिट करेगा जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या करता, टेम्पलेट्स हमें बताता कि जो हमारा जेंगो सर्च इंजन है वो कौन से टेम्पलेट को यूज करता है टेम्पलेट को सर्च करने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जेंगो टेम्पलेट, तो इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि जो हमारा जेंगो है वो अपने बैकएंड में टेम्पलेट को सर्च करने के लिए कौन से इंजन को यूज़ करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे DIRS है, मतलब कि आप बताइए कि टेम्पलेट्स, जब हमारा प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स को एक्सेस करेगा, टेम्पलेट्स का मतलब हो गया HTML फाइल, जितने भी HTML फाइल्स वगैरह हैं जिससे कि हम ब्राउजर पे जिसको हम शो करते हैं HTML फाइल्स को, वो कहाँ पे हैं, तो उसकी डायरेक्टरी यहाँ पे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाता, तो ये इस पे डिपेंड करता है AppDIRS पे। अगर AppDIRS ट्रू लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, जितने भी एप्लीकेशन है आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट वहाँ जाके सर्च करेगा कि वहाँ पे टेम्पलेट्स मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी लोकेशन हम टेम्पलेट्स का देंगे, जैसे home.html दिया तो वो सबसे पहले वहीं जाके सर्च करेगा सारे एप्लीकेशन में कि home.html है कि नहीं, वो जो पर्टिकुलर लोकेशन लिखा हुआ रहेगा। अगर यहाँ पे ट्रू, अगर फॉल्स कर देंगे तो वो सर्च नहीं करेगा वहाँ जाके, और यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन को सर्च करेगा। अगर हम DIR देते हैं कहीं अदर लोकेशन की, यहाँ से टेम्पलेट तुम उठाओ, तो वो वहीं से टेम्पलेट को सर्च करेगा। और ऑप्शंस में बहुत सारे कंटेक्स्ट प्री प्रोसेसर वगैरह होते हैं, ये हम आपको डिटेल में जब हम और आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे कि कंटेक्स्ट प्री प्रोसेसर किस तरह से हमारे पूरे जेंगो प्रोजेक्ट के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स क्या करके रखता है, ये टेम्पलेट्स का लोकेशन वगैरह स्टोर करके रखता है। फिर नेक्स्ट चलेंगे WSGI एप्लीकेशन। तो हम पहले भी WSGI.py फाइल के बारे में बात कर चुके हैं, जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को डिफाइन करके रखें कि कौन सा एप्लीकेशन है। तो ये बोलता है कि उसका लोकेशन क्या है। WSGI एप्लीकेशन जो हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ये पूछता है कि बताओ WSGI जो एप्लीकेशन है उसका लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे सेम आप देखेंगे कि जिस लोकेशन पे सेटिंग्स पड़ा हुआ है वहीं पे WSGI फाइल में एप्लीकेशन नाम का एक वेरिएबल है जहाँ पे स्टोर किया हुआ है। आप देखेंगे WSGI में तो एप्लीकेशन नाम के वेरिएबल में ये एप्लीकेशन स्टोर किया हुआ है, तो यहाँ से वो एक्सेस कर लेता है। तो ये WSGI एप्लीकेशन इन्वायरमेंट वेरिएबल हो गया। अब डेटाबेस क्या हुआ, डेटाबेस
वेरिएबल क्या करता है, आपका जो डेटाबेस है जो भी, उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखता है। जैसे अभी हमें मेरे पास कौन सा डेटाबेस है, एसक्यूएलाइट है, बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएलाइट ही देता है। आपको जब चेंज करना हो तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, बस हम इस इंजन को चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि हमने नेम में डायरेक्ट हमने क्या बता दिया कि जो भी लोकेशन है डीबी एसक्यूएलाइट का, जो हमारा ये डीबी एसक्यूएलाइट है, जो भी लोकेशन है ये लोकेशन पुश कर दिया। बट अगर हम दूसरे अदर जो कुछ भी होगा हम यहाँ यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें यूज़र नेम, पासवर्ड, पोर्ट, डेटाबेस का नेम, ये सब डिफाइन करना पड़ता है इस डेटाबेस में। तो ये भी हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से मुझे अदर डेटाबेसेस वगैरह को यूज़ करना है, तो यहाँ पे किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे पासवर्ड वैलिडेशन। यहाँ पे भी अब अगर आप देखते चले साथ साथ इंस्टॉल्ड ऐप्स के बारे में, फिर आप देखेंगे अभी मैंने बोला WSGI एप्लीकेशन के बारे में, रूट URL कॉन्फ के बारे में, फिर यहाँ पे आ गया ऑथ पासवर्ड वैलिडेटर्स। तो ये किस काम में आता है, दिस इन्वायरमेंट वेरिएबल इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द पासवर्ड वैलिडेशन फॉर द जेंगो एप्लीकेशन। ये आपके पूरे जेंगो एप्लीकेशन के पासवर्ड, पूरे एप्लीकेशन में आपके पासवर्ड को वैलिडेट करता है। पासवर्ड को किस तरह से वैलिडेट करता है, तो उसकी मिनिमम लेंथ को फिक्स करता, कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स को देखता कि क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, कॉमन पासवर्ड को देखता, ये सारी चीज़ें चेक करता है और उसे वैलिडेट करता है आपके पासवर्ड को। नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे तो सारी चीज़ें लिखी हुई है अभी पासवर्ड वैलिडेशन में, यूज़र एट्रीब्यूट सिमिलर, मिनिमल लेंथ, कॉमन पासवर्ड, न्यूमेरिक पासवर्ड, इस तरह से ये वैलिडेट करता है हमारे पासवर्ड को। फिर यहाँ पे कुछ है लैंग्वेज कोड, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए लैंग्वेज को सेट करता है। ये चीज़ें जो कोड लिखी हुई रहती है हम गलत नहीं लिख सकते, EN US होता है तो होता है, या अगर आपको दूसरे लैंग्वेज को यूज़ करना है तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आपको एक्यूरेट नेम लेके आना होगा कि आपके प्रोजेक्ट का लैंग्वेज क्या रखना है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट के लैंग्वेज के लिए स्टोर होता है। ये अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो ये आपको एरर जनरेट करेगा कि इस लैंग्वेज कोड का कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, वैसे ही टाइम जोन को भी हमें एक्यूरेट सेट करना पड़ता है कि इस लैंग्वेज के लिए कौन सा टाइम जोन है। आप अपना कोई टाइम जोन डाल सकते हैं तो वही टाइम को वो आपके पूरे प्रोजेक्ट पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम इंडिया से हैं तो आपको एशिया कोलकाता वाला टाइम जोन जो होता है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये अमेरिका का टाइम जोन है तो यहाँ पे UTC लिखा हुआ। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे यूज़ I18N है, इसका यूज़ है कि आपका प्रोजेक्ट अगर इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहते हो तो ये ट्रू रहता है, अदरवाइज फॉल्स। तो इन सब का यूज़ नहीं आता पूरे प्रोजेक्ट में। वैसे ही यूज़ TZ है, मतलब आप टाइम जोन को यूज़ करना चाहते हैं पूरे प्रोजेक्ट में तो इन सब के लिए है, तो इन सब का इतना यूज़ नहीं है। ये जो एक बार सेट रहता है वो हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। वैसे ही L10-9N है, तो जैसे जैसे आपका वर्जन बढ़ता गया वैसे वैसे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जेंगो ऐड करता गया और भी। तो उनमें से एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है आपका डिफ़ॉल्ट ऑटोफिल्ड, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट ऑटोफिल्ड। ये जबकि जिसका पुराना वर्जन वाला है अगर वो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको डिफ़ॉल्ट ऑटोफिल्ड नहीं मिलता। डिफ़ॉल्ट ऑटोफिल्ड का क्या यूज़ है कि अभी जो जेंगो हमारा प्राइमरी की सेट करता है डेटाबेस में, जब आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो एक प्राइमरी की सेट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट वाला प्राइमरी की जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होता है, जो ID होता है अपना PK नाम से भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो उसका जो लेंथ था पहले वो कम था, तो इसने क्या किया, जेंगो DB मॉडल्स बिग ऑटोफिल्ड, तो उसको एज अ बिग ऑटोफिल्ड कर दिया, जिसका लेंथ आप देख सकते हैं कितना है। लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका लेंथ इतना कर दिया है। तो जो भी हो ये आप काउंट कर सकते हैं कि इतना लेंथ काफ़ी बढ़ा दिया है डिफ़ॉल्ट ऑटोफिल्ड का। अगर आपके प्रोजेक्ट में ये डिफ़ॉल्ट ऑटोफिल्ड नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको कॉपी करके आप वहाँ पेस्ट कर दीजिए तो आपका भी जो ऑटोफिल्ड होगा जो प्राइमरी की का, उसको ये वो कर इंक्रीज़ कर देता इतने लेंथ में। ठीक है, तो ये है इसका ऑटोफिल्ड का। और यहाँ पे स्टैटिक URL फिर है। स्टैटिक URL का क्या काम आता है, ये हमारे स्टैटिक फाइल्स वगैरह का जो है उसका URL दिया हुआ है कि हमारी जो स्टैटिक फाइल्स वगैरह रखा रहेगा वो कहाँ पे रखा रहेगा। तो ये हमारा स्टैटिक URL जो है वो हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी स्टैटिक फाइल्स हैं उनका ये पाथ दिया हुआ रहता कि कहाँ पे रखना है। और भी यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अप्रॉक्स सबको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे जितने भी हैं। वैसे और भी जो होते हैं डिफरेंट जो बाद में यूज़ आने वाले हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन बैकएंड, लॉगिन URL, लॉगिन रीडायरेक्ट URL, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ये डिफरेंट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, हम अपने यूज़ के लिए वहाँ पे स्टोर करते हैं। जैसे मीडिया URL, मीडिया रूट, ये सब इसका क्या यूज़ है मीडिया URL, मीडिया रूट का। तो जो भी हम फाइल्स वगैरह स्टोर करवाते, आपकी इमेज हो गई या तो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसकी इमेज हो गई, तो वो सब स्टोर करता कौन, मीडिया रूट। और मीडिया URL उसके URL को सेट करके रखता, ये मीडिया रूट जो है मतलब ये मीडिया जो डायरेक्टरी है वो कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ है
इसके सारे जो, तो आपने देख लिया कि जितनी भी settings.py फाइल में जितने भी कोड है वो सब के सब एक क्या है, आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल है, सबका सब एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। तो settings.py फाइल में इतना ही था। हम तो साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि हमारा जो जेंगो प्रोजेक्ट्स है, आप देखेंगे यहाँ पे जेंगो प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में काफ़ी सारी प्रोजेक्ट अपलोड कर दी गई हैं और धीरे धीरे उनका लिंक भी दिया जा रहा है ताकि आप फ्रीली डाउनलोड कर सके। उनमें से ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनमें से ही एक सिक्योरिटी, ऑनलाइन सिक्योरिटी गार्ड का था, ऑनलाइन सिक्योरिटी गार्ड हायरिंग सिस्टम, जहाँ पे हमने ये पूरा साइनॉप्सिस टाइप का डाउनलोड करने के लिए दिया है आपको फ्रीली एकदम। आप स्क्रीनशॉट वगैरह देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इसकी पूरी वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको अगर परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं, एकदम फ्रीली है, 9 रुपीज़ एकदम फ्रीली ही है, बस ये हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट होता है और कुछ नहीं। तो आप यहाँ से जाके जेंगो प्रोजेक्ट वाले सेक्शन से जाके आप इन सारे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ओनली 9 रुपीज़ में अवेलेबल करवाई जाएगी। और भी हम डीप लर्निंग वगैरह के प्रोजेक्ट लाएंगे, तो जितने भी हमारे डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट वगैरह हैं वो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं अगर वो अपलोड होगा तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।